बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 को कंप्लीट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व किए थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं। पहले स्टेटमेंट को समझ लेते हैं, देन इसको सॉल्व करते हैं। कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ मैन हु इज़ 1.8 मीटर टॉल कास्ट अ शैडो ऑफ अ 0.76 मीटर इन लेंथ। कि एक बंदा है वो 1.8 मीटर लंबा है और उसका जो शेडो है ना वो 0.6 मीटर लेंथ में है। इफ एट द सेम टाइम अ टेलीफोन पोल कॉस्ट अ 3 मीटर शेडो, और वहाँ पे एक टेलीफोन भी पड़ा हुआ है और उसका जो शेडो है वो कितना है, वो 3 मीटर है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। अब बताएं कि वो जो पोल है उसकी हाइट कितनी होगी। ठीक है, जो टेलीफोन पोल है उसकी हाइट बतानी है और जो हमारे पास मैन है उसकी 1.8 मीटर टॉल है वो, और उसका जो शेडो है वो कितना है 0.76। तो फिर अगर एक टेलीफोन पोल है उसकी अगर 3 मीटर शेडो है तो फिर वो टॉल कितना होगा। ठीक है, यानी कि उसकी हाइट कितनी होगी, तो ये हमने फाइंड करना है। अब जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक शेप्स को सिमिलर देखा था और उनकी जो हाइट होती थी उसको दूसरी शेप की हाइट के साथ डिवाइड करते थे। इसी तरह उसकी लेंथ, एक शेप की लेंथ को दूसरी शेप की लेंथ के साथ डिवाइड करते थे। इसी तरह हम सारी चीज़ों को देखते थे कि दोनों में सिमिलरिटीज़ ऐसे हो सकती हैं कि हम दोनों को आपस में डिवाइड कर दें, उसकी रेशो बना दें। तो इसी तरह हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। हम कहते हैं कि जो हमारे पास ये हाइट है ना, इसकी मैन की जो हाइट है वो, और जो इसकी हाइट है टेलीफोन की जो हाइट है, वो दोनों सिमिलर हैं। इसी तरह जो इसका शेडो है और जो इसका शेडो है वो दोनों सिमिलर हैं, वो दोनों आपस में डिवाइड होंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, शेडोज को कर लेते हैं। शेडो इसका 3 मीटर है, यहाँ पे 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय। इसी तरह इसका शेडो कितना है 0.76, ये आ जाएगा 0.76। इसको मैंने ऊपर इसलिए लिखा है क्योंकि हमने फाइंड किसको करना है, हमने टेलीफोन पोल को फाइंड करना है, तो इसको ऊपर होना लाजमी है। अब x यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि हमने इसकी हाइट को फाइंड करना है ना, और इसकी हाइट कितनी है 1.8, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 1.8। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, सेम ऐसे ही 0.76 आ जाए x आ जाएगा, और 1.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो देखते हैं क्या आंसर आता है, 5.4 आ जाता है। अब x इधर ही रहेगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना x के साथ, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा 0.76 डिवाइड हो गया। और इस तरह हमारे पास x का आंसर क्या आया गया है, कर लेते हैं 7.1। आंसर क्या आया है 7.1। इसका मतलब है टेलीफोन की हाइट कितनी है 7.1। अब यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं कि जो हाइट ऑफ पोल है वो कितनी है 7.1। मीटर की बात हो रही थी तो यहाँ पे मीटर ही आएगा, ये यूनिट आ गया इसका, और इसका आंसर हमारे पास आ चुका है। सब क्वेश्चन नंबर 6 इसके साथ कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z इन द गिवन फिगर। आपको एक फिगर दी गई है और इसमें से आपने x, y, z तीनों की वैल्यूज फाइंड करनी है। ये x है, ये y है, ये z है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पे हम पिथागोरस थ्योरम यूज करने वाले हैं, आपने पहले भी पढ़ा होगा h² = p² + b², तो उसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। सबसे पहले हम ट्रायंगल को नेम दे देते हैं। यहाँ पे मैंने तीनों को नाम दिया है a, b, c और d। ठीक है, ये d है, a, b, c, d के नाम दे दिए। अब सबसे पहले मैंने जो पिथागोरस थ्योरम है उसके लिए दो ट्रायंगल्स बना लेनी है। किस तरह बनाएंगे, जैसे कि मैं कहती हूँ कि मेरे पास 3 ट्रायंगल्स हैं, और वो 3 ट्रायंगल्स कैसे हैं, वी हैव 3 ट्रायंगल्स। और 3 ट्रायंगल्स कैसे हैं, पहली ट्रायंगल है ट्रायंगल BAD, ऐसे ही है ना, BAD पहली ट्रायंगल। दूसरी ADC, ट्रायंगल ADC, और तीसरी ABC, ट्रायंगल ABC। ये 3 ट्रायंगल्स हमारे पास हैं जिनसे हमने पिथागोरस थ्योरम से आंसर निकालना है। तो सबसे पहले मैं फर्स्टली जो एक पहली ट्रायंगल यूज कर रही हूँ वो है AD और C वाली। ठीक है, ADC ये वाली ट्रायंगल यूज करती हूँ और इससे हम y का आंसर निकालने वाले हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ADC के अंदर y है। अब यहाँ पे देखें, मैं देखती हूँ ADC में
यहाँ पे हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो कहाँ पे है, ये ऐसे करके ट्रायंगल है, ऐसे इसका 90 डिग्री ये है और हाइपोटेन्यूज इसके बिल्कुल सामने होता है, ये है ना, तो इसका मतलब है ए डी का स्क्वायर आ जाएगा, ए डी का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज है इसका, और ये वाली जो है ये इसकी बेस है और ये इसका परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे आप एच स्क्वायर भी लिख सकते हैं और पी स्क्वायर में यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि आपके पास क्या क्या नेमिंग है, आप वो भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, आप इस तरह लिखना चाहते हैं या उस तरह लिखना चाहते हैं, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। अब देखें एच हमारे पास क्या है 10, तो ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी, देखें पी यहाँ पे क्या है 6 है, तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस बी क्या है, बेस क्या है वाई, इसका मतलब है ये वाई का स्क्वायर आ गया। तो ये देखें 6 टाइम क्या आ जाएगा 36, 10 टाइम 100 इज इक्वल टू 36 प्लस वाई का स्क्वायर। आप मजीद देखें ये y का स्क्वायर इधर ही रहेगा, ये 100 36 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हमारे पास हो गया 100 माइनस 36। इसको देखते हैं क्या आंसर आता है इसका, तो ये हमारे पास इसका आंसर आता है 64 और ये आ गया 64 इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर। अब स्क्वायर को हटाने के लिए हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स कर लेंगे, ये इससे कट जाएगा और इसका आंसर क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 8, 8 टाइम 64 होता है, तो ये y इज इक्वल टू 8 आंसर आ गया। अब मजीद करते हैं, ये हमारी पहली ट्रायंगल थी, दूसरी ट्रायंगल बी ए डी को ले लेते हैं, ठीक है। बी ए डी कौन सी वाली ट्रायंगल ले रहे हैं, ये वाली बी, एक मिनट बी ए डी, एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास ये बी ए डी बड़ी वाली ट्रायंगल है, यानी कि ये वाली ये बी ए डी ये पूरी ट्रायंगल है, ठीक है। अब हम इस पूरी ट्रायंगल को लेने वाले हैं, इसमें से देखें हमारे पास बेस कौन सी है, ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये परपेंडिकुलर है, हम इसको लिख लेते हैं, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये परपेंडिकुलर है। अब इसी के मुताबिक हम लिखेंगे, ये आ जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर देखें क्या है 10, नहीं एच स्क्वायर ये वाला है, ये क्या है एक्स का स्क्वायर, इसी तरह इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स का स्क्वायर तो है लेकिन ये पूरी ट्रायंगल लेनी है, पूरे हाइपोटेन्यूज, एक्स के साथ क्या है 6 भी है, तो इसका मतलब है एक्स का भी स्क्वायर आ जाएगा 7 प्लस 6 भी आ जाएगा, ठीक है, 6 प्लस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। ये एक आ गई इसकी हाइपोटेन्यूज। अब हमने क्या लिखनी है इसकी परपेंडिकुलर सारा का सारा 10 का है, तो यह आ जाएगा पी का स्क्वायर कितना है 10, तो यह आ जाएगा 10 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आगे देखें ये हमारे पास बेस है, ये आ जाएगा जी का स्क्वायर। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम सबसे पहले उसको ओपन करेंगे, इसको x प्लस 6 भी लिख सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो हम इस तरह लिख लेते हैं x का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 2 6 टाइम 12 ये 12x आ जाएगा, इसी तरह प्लस 6 टाइम 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36 आ जाएगा, इज इक्वल टू 10 टाइम 100 हो गया प्लस जी का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें ये 100 जो है हम दूसरी साइड पे ले आते हैं, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 माइनस 100 इज इक्वल टू जी का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम आपस में प्लस माइनस कर लेते हैं, ये आ जाएगा 64, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे x का स्क्वायर प्लस मजीद कर लेते हैं 12x माइनस 64 और ये जी का स्क्वायर भी इधर ही ले आते हैं, ये प्लस था इधर आके क्या हो जाएगा माइनस जी स्क्वायर और इज इक्वल टू 0। अभी इधर ही रहने देंगे, ठीक है। इसके आगे हम मजीद पुटिंग करेंगे, हम तीसरी ट्रायंगल को फाइंड कर लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी को, ठीक है। तो ये ट्रायंगल ए बी सी के अंदर हमारे पास क्या आएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ पे हम देख लेते हैं ए बी सी के अंदर हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ये हमारे पास जो है वो 90 डिग्री का एंगल है, इसके मुताबिक हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि जी का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब इससे हम आंसर निकाल लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे वाई का आंसर है, ठीक है। तो वाई का आंसर क्या था 8, तो 8 टाइम क्या हो जाएगा 64, तो इसका मतलब है जी का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 64 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब ये जो मेरे पास आंसर है ना जी का स्क्वायर, इसको मैंने इस वाले के अंदर पुट कर देना, इस जी के अंदर पुट कर देना, करते हैं इसको, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल एक्स का स्क्वायर प्लस 12x माइनस 64 माइनस जी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 64 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब हम इसको मजीद सारे को सिंपलीफाई कर लेते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। तो यहाँ पे देखें कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो एक्स स्क्वायर है ये जब हमारे पास
दूसरी साइड पे आया, अगर हम इसको माइनस है ना तो -64 और -x² ही लिखेंगे ना, साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये दोनों तो सबसे पहले कैंसिल हो जाएंगे, ऐसे ही है। उसके बाद हमारे पास 12x इज इक्वल टू, हम ये देखेंगे कि हमारे पास इन दोनों को सिंप्लीफाई करके क्या आता है। तो इनका आंसर हमारे पास आता है 128। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 128, ये 12 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 32 डिवाइडेड बाई 3। अब देखें ये हमारे पास x का आंसर आया है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। उसके बाद ये हमारे पास y का आंसर आया है, z का आंसर अब हमने निकाल लेना है। z² था इक्वल 64 प्लस x² के, तो z² इज इक्वल टू 64 प्लस x हमारे पास क्या है 32 डिवाइडेड बाई 3, इसका हमने क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना, ठीक है, ये स्क्वायर आ गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा z² इज इक्वल टू 64 प्लस 32 का स्क्वायर लेते हैं और 3 का भी स्क्वायर ले लेते हैं, तो 1024 डिवाइडेड बाई 3। इसको सिंपल कैलकुलेटर पे लिख लें और देखें क्या आंसर आता है। तो हमारे पास आंसर आता है जी का 40 डिवाइडेड बाई 3। 40 इसलिए आया है क्योंकि जब हमने इसका वो अंडर रूट लेके इसको काट देना ना, तो हमारे पास अंडर रूट के बाद 40 डिवाइडेड बाई 3 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये है हमारे पास x, y और z तीनों के आंसर। और इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। कहते हैं कि ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड। ट्रेपेजॉइड क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड जो होता है वो इस तरह की शेप का होता है, ठीक है, ऐसे। अब वो कहते हैं कि ए बी सी डी उनके नाम है, क्या नाम है, ए बी सी और डी, ये नाम है उनके। वेयर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल है सी डी के, एंड मेजरमेंट ए बी इज लेस देन सी डी, सॉरी ग्रेटर देन सी डी, ए बी जो है वो सी डी से बड़ा है। ड्रॉ डायगोनल ए सी एंड बी डी, ए सी और बी डी के डायगोनल्स बना लें, ये बना लिए। अब इसमें जो पॉइंट है वो कहते हैं इंटरसेक्टिंग एट ई, उसमें जो पॉइंट है वो इंटरसेक्ट कर रहा है और इसका नाम क्या है, ई है। प्रूव दैट ट्रायंगल बी ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी डी ई इफ ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए बी 8 सेंटीमीटर के इक्वल है, सी डी जो है वो 4 सेंटीमीटर के है, ए ई 3 सेंटीमीटर के है। फाइंड द लेंथ ऑफ सी ई, फाइंड द लेंथ ऑफ सी ई, हमने ये फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी के, और जो ए डी है ना, ए डी ये वाला ए डी वो हमारे पास बी सी के इक्वल है, ठीक है, पैरेलल भी है और इक्वल भी है। अब हमने आइसोसेलेस जो ट्रेपेजॉइड है उसके अंदर ये भी बोला कि जो मेजरमेंट एंगल ए बी है वो ग्रेटर देन है किससे, मेजरमेंट एंगल सी डी से। सारा कुछ डाटा हम लिख रहे हैं। और जो डायगोनल है ए सी और बी डी के वो भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे, ई वाले पॉइंट पे, ये भी आप लिख सकते हैं। अब हमने यहाँ पे प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे कि जो ट्रायंगल ए बी ई है वो और ट्रायंगल ए सी सॉरी सी डी ई जो है वो क्या है, सिमिलर है। उन्होंने यही बोला था ना कि वो दोनों सिमिलर होने चाहिए। अब इसके लिए मैं एक स्टेटमेंट आपको लिख के देती हूँ और इसी से आपको समझाती हूँ। तो यहाँ पे इस लाइन पे गौर करें कि जो हमारे पास अगर हमारे पास ए बी सी डी के पैरेलल हैं, तो ये जो पैरेलल की लाइंस हैं वो कहती हैं कि ये इक्वल एंगल्स हैं। अगर पैरेलल की लाइंस डाल दीजिए तो इसका मतलब होता है एंगल्स इक्वल हैं। इसका मतलब है कि जो ए बी और ई के एंगल्स हैं वो इक्वल हैं सी डी ई के एंगल्स के साथ। तो यहाँ पे ये अल्टरनेट एंगल्स हो गए। तो वो कहते हैं कि जो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, कि जो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ना, ये वाले और ये वाले, ये सारे के सारे हमेशा इक्वल होते हैं। और इससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ए, अब देखें आपको कौन कौन से एंगल्स का बताया जा रहा था। ए ई बी इज इक्वल हो गया एंगल सी ई बी के, ऐसे ही है ना। ए बी, ये देखें ए बी ई जो है वो एंगल सी ई बी के इक्वल हो गया है, वर्टिकल एंगल्स हैं इसलिए ये सारे एक दूसरे के इक्वल हो गए हैं। अब यहाँ से देखें कि वो कहते हैं कि अगर दो पेयर ट्रायंगल्स के इक्वल हों तो फिर क्या होता है, ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होते हैं। अगर दो पेयर्स एंगल्स के इक्वल हैं तो फिर सिमिलर होंगी ना ट्रायंगल। जैसे ट्रायंगल ए बी ई और ट्रायंगल सी ओ ई, ये जो हैं ये सारे सी ए ई सॉरी
ट्रायंगल CAE, ये सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इस तरह हम कह सकते हैं कि जो AB है, AB जो है वो डिवाइडेड बाय CD होगा, और जो AE है वो डिवाइडेड बाय EC होगा। हम इस ट्रायंगल को ले रहे हैं इसलिए। तो यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय x, हमने इसको फाइंड करना है ना, इसलिए हमने इसको x का नाम दिया है। तो ये आ गया हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 4 टाइम 12 और 8x, x इज इक्वल टू 8 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया, तो ये हमारे पास आ गया 1.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ लेते हैं। अ रेगुलर डोडेकागोन हैज इट्स साइड लेंथ डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। डिक्रीज कर रहा है, एक हमारे पास शेप है जिसकी जो साइड है लेंथ की वो डिक्रीज होती जा रही है, कम होती जा रही है, और वो किस फैक्टर पे कम होती जा रही है, 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2 के फैक्टर पे। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ओरिजिनल डोडेकागोन इज 72 सेंटीमीटर, अगर उसकी पैरामीटर जो है वो 72 सेंटीमीटर हो, तो फिर व्हाट इज द साइड लेंथ ऑफ अ स्केल डोडेकागोन। तो वो कहते हैं कि जो एक साइड है वो उसकी कितनी सेंटीमीटर की होगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो पॉलीगॉन होता है ना वो 12 साइडेड होता है, और सारी साइड जो है वो भी इक्वल होती है, सारे के सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो अगर 12 साइडेड पॉलीगॉन को डोडेकागोन कहा जाता है, तो इसका मतलब है उसकी 12 साइड्स होंगी, और 12 साइड्स के लिहाज से उसके जो डिग्री है, वो जो इसके एंगल्स हैं वो 1800 होते हैं, और एक एंगल उसका 150 डिग्री का बनता है। बात समझ आ रही है? यानी कि 12 साइड्स का एक पॉलीगॉन है, और उसके जो सारे के सारे एंगल्स हैं उनको मिला के 1800 यानी कि 1800 डिग्रीज बनती हैं, और उनमें से एक जो है, अगर हम 1800 को डिवाइड करें 12 पे, तो 150 का एक एंगल बनता है। ठीक है, एक साइड का एंगल जो है वो 150 का बनता है। अब जैसा कि उन्होंने हमें बोला कि जो पैरामीटर है वो कितना है, 72 सेंटीमीटर है, और एक साइड जो है, एक साइड, ये तो हमें एक पॉलीगॉन का बताया जा रहा है ना, हमने एक साइड का बताना है कि वो कितना है, वो x है, और हमें नहीं पता, इसलिए हमने x को लेट कर लिया है। अब जैसा कि उन्होंने बोला कि 12 पॉलीगॉन है, 12x इज इक्वल टू 72 सेंटीमीटर, 12 पॉलीगॉन है, और एक हमने साइड को फाइंड करना है, तो x इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा। 12 को कट करेंगे, 12 6 जार होता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब उन्होंने ये भी बोला था कि वो डिक्रीज हो रहा है किससे, यहाँ पे कर लेते हैं कि डिक्रीज जो है वो हो रहा है किससे, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 से, ऐसा ही बोला गया था। तो इसका मतलब है कि जो x है वो इक्वल है किससे, एक साइड, x रेज़्ड पावर 1, मतलब कि एक साइड की बात हो रही है। आंसर क्या आया था, 6 डॉट डिक्रीज किससे हो रहा है, 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2 से। अब 6 को हम अगर तोड़ें यानी कि एलसीएम लें, तो हमारे पास 3 और 2 बचते हैं, तो x इज इक्वल टू 3 डॉट 2 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। अब हम इसको मजीद कर लेते हैं, x इज इक्वल टू, आप इसको ऐसे भी कैलकुलेटर पे कर सकते हैं कि अगर हम 6 को आंसर निकालें तो ये हमारे पास आ जाते हैं 3 स्क्वायर रूट 2 डॉट स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो आप इस तरह भी इसको कर सकते हैं, 3 स्क्वायर रूट 2 डॉट स्क्वायर रूट 2 और डॉट 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पीछे हमारे पास क्या बचेगा, x इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि जो एक साइड होगी उसकी वो 3 स्क्वायर रूट 2 होगी। यहाँ तक मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गई होगी ये वाली एक्सरसाइज। कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। आज के लिए इतना ही था, जाते जाते अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हुए जाना है, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।